अब बात कर लेते हैं राज्यों की जंग की। हरियाणा में आज नामांकन भरने का काम पूरा हो गया। इसी के साथ राज्य की चुनावी महाभारत के लिए सेनाएं भी सज गई हैं। 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, बड़ी संख्या में मैदान में उतरे बागी हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर क्षेत्रीय दल, सभी बागियों से और नेताओं की नाराजगी से परेशान हैं। 16 सितंबर तक नाम वापस हो सकते हैं और सबकी कोशिश यही है कि नाराज नेताओं को मना लिया जाए, उनके नामांकन वापस करवा दिए जाए। इस बीच टिकट बंटवारे में सभी दलों ने राज्य के जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा है। बीजेपी की बात करें तो सभी 90 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनमें बीजेपी ने ओबीसी, जाट, अनुसूचित जाति, ब्राह्मण और पंजाबियों को सबसे ज़्यादा टिकट दिए हैं। सबसे ज़्यादा 20 टिकट ओबीसी को बीजेपी ने दिए हैं। एससी के 17, जाट 16, ब्राह्मण 11, पंजाबी 11, वैश्य 5, राजपूत 4, सिख, मुस्लिम और बिश्नोई 2-2 उम्मीदवार उतारे गए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग भी कुछ अलग है। वहीं कांग्रेस ने 89 उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं। एक सीट कांग्रेस ने सीपीएम को दे दी है। इनमें से 85 सीटों का जातिगत विश्लेषण कुछ इस तरह है। कांग्रेस ने जाटों को सबसे ज़्यादा 26 टिकट दिए हैं। तो जाटों को सबसे ज़्यादा 26 टिकट है। ओबीसी के 20, अनुसूचित जाति के 18, पंजाबी और मुस्लिम 5-5, ब्राह्मण 4, वैश्य 2, सिख 2, गुर्जर 2 और राजपूत 1। और आज नामांकन खत्म होने के बाद सारे बड़े नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्टें जारी की और बड़ी लिस्टें उनके एक दिन पहले जारी की जा रही हैं। बड़े हैरानी का विषय है। या तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है या अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको डर ये भी है कि जो लोग बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने उस विषय में से अपना रास्ता कोई निकाला होगा, लेकिन उनके कैंडिडेट क्या करेंगे, या तो वो इंडिया तो भरते नहीं तो अब जो है उनका दौर जो शुरू होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। आज हरियाणा में मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और हम उधर आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या लगता है पॉलिटिकल क्या इक्वेशन चल रही है? इक्वेशन लोगों ने मन बना लिया है, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। 36 बालाजी ने फैसला कर लिया। तो आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज लास्ट डे है नॉमिनेशन का और आप पूरे हरियाणा का टूर कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। मौजूदा कुशासन से इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। और अतीत में हमारी सरकार के वक्त में जो सुविधाएं लोगों को मिली थी, आज लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वही सरकार आएगी तो लोगों को ये सुविधाएं मिलेगी। तो अगले 3 सप्ताह तक हरियाणा में ज़बरदस्त चुनावी प्रचार भी देखने को मिलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। राजीव जेटली जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अमिताभ तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। राजीव जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। 10 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर से आप सत्ता में वापसी कोशिश कर रहे हैं, हैट्रिक लगाना चाहते हैं, लेकिन बागियों ने परेशान कर रखा है। वो रोनी की तस्वीर है, जिनको टिकट नहीं मिला, उनकी नाराज़गी, और वो कह रहे हैं कि हम पर्चा भरेंगे। हालांकि ये दिक्कत कांग्रेस भी के साथ भी है, अन्य पार्टियों के साथ भी है। तो कैसे निपटेंगे? आपको उम्मीद है कि 16 तक सब ठीक हो जाएगा? नहीं अखिलेश जी, मैं मानता हूँ इस बात को कि जब किसी को लगता है कि तीसरी बार सरकार आ रही है तो इच्छा जागती है। सब लोग सोचते हैं कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव की नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट उनकी पहली प्रायोरिटी होगी। आपने देखा कि बहुत बार हमें ऐसा भी बोला गया कि अगर भाजपा मुझे सीट नहीं देती है, टिकट नहीं देती है, तो हम कांग्रेस से भी बात कर सकते हैं। तो पहली जो प्राथमिकता थी वो भारतीय जनता पार्टी ही रही जी। दूसरी बात, ये अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें आपने देखा कि हमारे कभी नेता अगर बागी होते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो धीरे धीरे मान भी जाते हैं। आपने हमारे शर्मा जी ने आपने देखी कि उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अंत में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। पानीपत की बात करिए, फरीदाबाद की बात करिए, हर किसी नेता ने मान लिया कि मैं भाजपा से बाहर कहाँ जाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरी रगों में बसती है। और सबसे बड़ी बात जो है कि देश की रगों में बसती है, जनता की रगों में बसती है, और जनता जिसके साथ होती है उसके साथ ही नेता रहना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी से के अंदर जो विरोध या आपने जिस तरह की चर्चाएं पीछे चली हैं, वो कुछ चंद वक्तों के लिए जरूर रहा है, चंद मोमेंट्स के लिए रहा है। वो भी इसलिए रहा है क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है, हर किसी की इच्छा पूरी नहीं भी हो पाती, कुछ टाइम की नाराजगी भी होती है, लेकिन सभी लोग हमारे मान चुके हैं। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे
तो मैक्सिमम लीडर्स जिनको टिकट नहीं मिली उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने पर्चे भर दिए हैं, उन्होंने अपना विरोध जता दिया है। ये फर्क है एक काडर बेस्ड पार्टी का और एक ऐसी पार्टी का जिस पार्टी के अंदर नेता स्वयं ही डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है। हमारे यहाँ तो दायित्व दिए जाते हैं, हम तो बार बार बोलते हैं इस बात को कि यहाँ तो दायित्व दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री तक को भी दायित्व दिए जाते हैं। तो जहाँ दायित्व नहीं होते हैं, जहाँ राज किया जाता है, जहाँ राजाशाही होती है, वहां पे ये चैलेंजेस होते ठीक हैं। है। हमारे साथ ये चैलेंज आते नहीं है। ठीक है तो हम आलोक बहुत कंफर्टेबल मोड जी। में हैं आलोक इस जी हमारे साथ राजीव जी, आपने जो बातें कांग्रेस के बारे में कही हैं उन पर तो उनका जवाब लूंगा ही, लेकिन आलोक जी यही सवाल आपसे भी, लंबी फहरिस्त है कांग्रेस में भी, कम से कम 9 नाम तो स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिन्होंने या तो नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि हम निर्दलीय पर्चा भर देंगे। क्या आप भी कोशिश करेंगे कि वो मना लिया जाए उनको, या आपको लगता है कि इससे भी नुकसान हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। स्वाभाविक है कि सभी जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको लगता है कि भाई हमें टिकट मिले और हम इस बार जीतकर विधानसभा में जाएं। लेकिन जिस तरह से बगावत बीजेपी में हुई और 1 हफ्ता चली, इस तरह का कहीं पर भी कांग्रेस में मुझे कहीं पर देखने को नहीं मिला। आप जरूर एनडीटीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह से नाराज हैं। देखिए, नाराजगी होती है, हर दल में होती है, और जब टिकट कटते हैं नाराजगी भी होती है। माफी मेरे चाहूंगा इस लेकिन पास अभी आलोक जी माफी चाहूंगा टोकने के लिए आपको, लेकिन कांग्रेस ने बहुत चतुराई के साथ लिस्ट अपनी सबसे आखिर में जारी की है, तो वो तस्वीरें जो आ सकती थी वो नहीं आई रोने धोने की। देखिए, राजनीति में सब चीजों का ध्यान रखा जाता है और हमने सब चीजों का ध्यान रखा है। बीजेपी के तो चाणक्य साहब वहीं थे, तो चाणक्य साहब भी उस पर ध्यान दे सकते थे। लेकिन अगर जितना चुनाव लेट होता और बीजेपी की लिस्ट लेट आती, उतनी बगावत ज्यादा होती। इनके यहाँ तो बगावत चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही शुरू हो गई थी, इसीलिए 1 महीना चुनाव को भी प्रीपोन कराया गया। और उसके बाद जब हुआ तो भी कि फटाफट लिस्ट निकालो, नहीं तो ऐसा ना हो कि लास्ट डे ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाए, इसलिए बीजेपी ने पहले से अपनी लिस्ट निकालनी शुरू कर दी थी। आज हरियाणा में लिस्ट और 2, 4, 5 लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, सब पार्टियों में होता है, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अखिलेश जी। मैं हरियाणा के ग्राउंड रियलिटीज को देख रहा हूँ, मीडिया इंचार्ज होने के नाते हरियाणा का, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है पूरी तरह से कि 10 साल से बहुत बड़े बड़े इश्यूज रहे हैं पिछले 4-5 साल में। अगर देखें, पिछली बार भी 40 पर आकर रुक गए थे ये। इस बार ना तो इनको उस तरह का वो मोदी जी के नाम का जो गुब्बारा था वो फूट गया, उसका बहुत बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। अग्निवीर, किसान आंदोलन, तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो पिछले 5 साल में हुए हैं जिनका बीजेपी कुछ नहीं कर पाई है। भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी 37% के करीब है, एक यूनिवर्सिटी इन्होंने सरकारी नहीं बनाई है। तो इन तमाम चीजों को देखें तो बीजेपी का तो जाना तय है। 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री रहे और उनको आपने 9.5 साल के बाद हटा दिया, इससे ही पता चलता है। और उनको तो अभी कहा भी गया है कि आप उधर हरियाणा की तरफ मत जाइएगा ज्यादा। उनके चेहरे पर आज इन्होंने तमाम टिकट इसलिए बदल दिए कि उनके कहीं ना कहीं पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी भयंकर थी कैंडिडेट्स के भी। आज कितने कैंडिडेट, 10 में से 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कांग्रेस से गए लोकसभा में। आज इनके यहाँ लगभग 11 कैंडिडेट तो परिवारवादी हैं और 25 से ज्यादा दल बदलू हैं, जिनका कहीं ना कहीं कांग्रेस में, जेजेपी में कहीं ना कहीं रहा है। जेजेपी के 2 सिटिंग एमएलए को दे दिया, जिनसे अभी इन्होंने रिश्ता तोड़ा 6 महीने पहले। जेजेपी के सिटिंग 2 एमएलए को अपने यहाँ शामिल करके कर लिया। तो मुझे लगता है बीजेपी ने तो पहले ही हार मान ली है और इस बार हरियाणा के अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल आलोक जी, जो तेवर आपके दिख रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि आने वाले 3 हफ्ते हरियाणा में किस तरह से काफ़ी तीखा चुनाव प्रचार होने जा रहा है। अमिताभ जी भी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, ये बागी फैक्टर के ऊपर आपसे बात करूंगा। 90 सीटें ही हैं हरियाणा में, ज़्यादा बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं होती हैं, कुछ हज़ार वोट ही इधर उधर हो जाएं, कोई काट ले, तो उससे काफ़ी हद तक जो गेम है वो पलट जाता है। कितना बड़ा फैक्टर रहेगा कांग्रेस बीजेपी के लिए ये बागी फैक्टर? देखिए, अदर्स का हमेशा एक बड़ा रोल रहा है हरियाणा की राजनीति में। लगभग 18% से लेकर के 30% वोट शेयर तक पिछले 5 इलेक्शंस में अदर्स को मिला है, मतलब स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स। 8 से 15 सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। अगर 2019 का एग्जाम्पल ले तो 8 सीटें वो जीते थे अदर्स, 7 सीटों पर रनर अप थे और 12 सीटों पे थर्ड थे। जिन 12 सीटों पे अदर्स थर्ड थे उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों ने बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टियों का गेम बिगाड़ा था जी। तो क्लोज कॉन्टेस्ट भी हरियाणा में लगभग 5000 से कम वोट जो है उस पर लगभग आपको आराम से 15 से 20 सीटें आ सकती हैं अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज देखें तो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही पार्टियां जो हैं अपने अपने कोर ब्लॉक्स को, जैसा आप दिखा रहे हैं, टिकट दे रही हैं। जहां कांग्रेस, जाट, दलित, मुस्लिम लगभग 60% टिकटें हैं, वहीं भाजपा
ओबीसी अपर कास्ट पंजाबी खत्री कम्युनिटी 55% टिकटें। लेकिन एक जो है समाज, ओबीसी समाज को दोनों पार्टियों ने 20-20 टिकटें दी। ये ओबीसी समाज यहाँ पर किंग मेकर हो सकता है। इसका कारण मैं बताता हूं कि 2024 के चुनाव में जबकि सब लोगों ने यह ध्यान दिया है कि दलित और जाट समाज ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट दिया, ओबीसी का भी ज्यादा समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला था, इसलिए शायद उन्होंने 20 टिकटें जो हैं ओबीसी समाज को रखी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास ये चैलेंज है कि अपने कोर वोट ब्लॉक को बचा के रखे, और अदर्स जो हैं वो किसी ना किसी गेम बिगाड़ेंगे। अब वो देखना पड़ेगा कि ये कॉन्टेस्ट बाइपोलर होता है या वो रियली में जैसे आम आदमी पार्टी, जेजेपी और आईएनएलडी किसी न किसी गेम किन सीटों पर बिगाड़ पाते हैं। तो राजीव जी, हमने देखा किस तरह से जो क्लोज कॉन्टेस्ट होती है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आलोक जी जिस तरह से आरोपों की झड़ी लगा रहे थे, पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, चाहे किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, एक एक करके इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को घेरेगी, क्या जवाब रहेगा आपका? नहीं, हम तो पिछले लगभग 7-8 साल से एक ही बात रख रहे हैं और कांग्रेस को चुनौती भी दी कि किसानों के ऊपर आइए ना, हम चर्चा करते हैं किसानों के लिए आपने क्या किया और हमने क्या किया। जितना बजट हमने 2 साल में दिया उतना कांग्रेस पार्टी 10 साल में भी नहीं दे पाई थी जो किसानों के लिए हुआ। ठीक है, एक नारा जरूर इन्होंने दिया, किसान नाराज हैं, किसान नाराज हैं, किसान नाराज हैं। इन्होंने अपने कुछ सपोर्टर को सड़कों पर उतारा, उनसे प्रदर्शन भी करवाए, उसके पीछे भोले भोले लोग जो हमारे किसान भाई थे उनके पीछे लगे भी। बाद में देखा उन्होंने चुनाव आए थे, पिछली बार आपने देखा 2019 में भी, लोकसभा के अंदर भी देखा कि कई लोग तो राजनीतिक रूप से इतने प्रेरित थे कि वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। तो किसान को समझ में आया कि भाई ये मेरे साथ नहीं थे, ये किसानों के साथ नहीं थे, इनकी अपनी राजनीतिक मंशा थी जिसके चलते इन्होंने इस तरीके के आंदोलन को भड़काने की कोशिश करी। दूसरी तरफ आपने देखा जब हम खिलाड़ियों की भी बात करते हैं उसमें भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं राजनीति कहीं झलक करके आई। मैं तो कहता हूं कि हमारी जो खिलाड़ी हैं जो मेडल्स लेके आए हैं उनको सल्यूट करते हैं हम, लेकिन कई बार ऐसा दुख होता है कि हम सल्यूट करते करते देखते हैं कि वो राजनीतिक रूप से प्रेरित है, राजनीतिक दिशा उनकी डिसाइड हो चुकी है। तब हमें लगता है अब तो कांग्रेस के नेताओं के तौर पे इनके ऊपर कटाक्ष भी करना पड़ेगा, टिप्पणी भी करनी पड़ेगी, हमको दिल पे पत्थर रख के ये काम करना पड़ता है कि कांग्रेस की खिलाफत तो हमें करनी है। कांग्रेस की कुनीतियों से तो ये प्रदेश पूरी तरह से अवगत है। अब इस पार्टी के अंदर गए हैं तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। ठीक है तो ये राजीव जी माफी चाहूंगा, मेरे पास समय की बहुत कमी है, मुझे बार बार कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए, जाने से पहले आलोक जी का जवाब जरूर ले लूं। किसानों को लेकर आगे किया गया, ये बात बीजेपी कह रही है, खिलाड़ियों को भी आगे किया गया, तो कांग्रेस ने खिलाड़ियों के, किसानों के नाम पर कंधे पे रख के बंदूक चलाई है। देखिए, मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के ऊपर, खिलाड़ियों की वजह से जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर हुई वो कांग्रेस के कहने से तो हुई नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने की, वो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने की। और जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा वो कांग्रेस ने तो काटा नहीं, बीजेपी ने काटा। और दूसरी बात, जहां तक बात किसानों की है, किसान अगर बिल्कुल अपनी मांगों पर गलत थे और ये राजनीति से प्रायोजित था तो 3 काले कानून वापस क्यों ले लिए? आज किसान की आय घट क्यों रही है? हरियाणा के ऊपर 5 गुना 6 गुना कर्जा कैसे हो गया है? आज कितनी रिक्रूटमेंट हो रही है, कितनी रिक्रूटमेंट रुकी पड़ी हुई है? आज कितने हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए, एक मेडिकल कॉलेज का जो जिसकी नींव इस सरकार ने 10 साल में रखी और उसमें बच्चे पढ़ने लगे, केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट करके आपने किया। अग्निवीर का बहुत भयंकर प्रभाव है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार में क्या पोजीशन है? हरियाणा नंबर 1 होता था रोजगार देने में, जीडीपी पर कैपिटा इनकम में, तमाम चीजों में। आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महिला अत्याचार में और तमाम तरह के क्राइम्स में। सुसाइड रेट बढ़ रहा है हरियाणा के अंदर। मुझे लगता है हरियाणा में अब कोई लड़ाई बची नहीं है, बीजेपी का जाना। माफी चाहूंगा राजीव जी, आप जवाब देना चाहते हैं, समय की कमी, मैंने पहले भी कहा था कि समय इतना ही था मेरे पास। शुक्रिया आपका आलोक जी जुड़ने के लिए, राजीव जी, अमिताभ जी हमारे साथ आने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि हरियाणा में अगले 3 हफ्ते किस तरह से महाभारत में जो सेनाएं सजी हैं वो एक दूसरे ऊपर क्या वार पलटवार करेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। हरियाणा की हॉट सीटों में से एक है दादरी विधानसभा, जहां से बीजेपी के टिकट पर पूर्व जेलर सुनील सांगवान मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने डॉक्टर मनीषा सांगवान को उतारा है। यहां के मुद्दे क्या हैं, यहां के मतदाता किस आधार पर वोट करेंगे, देखिए हमारे सहयोगी अश्विनी सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट।
इस वक्त हम हैं दादरी विधानसभा में। ये हल्का दादरी है और ये काफ़ी प्रचलित है क्योंकि यहाँ से फोगाट सिस्टर जिसने इंटरनेशनल नाम कमाया है वो यहाँ से आती हैं, तो इसकी वजह से ये विधानसभा चुनाव के लिए ये दादरी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। और यहाँ पे जाट और जो फोगाट है दोनों समुदाय के लोग काफ़ी मात्रा में रहते हैं और सांगवान भी यहाँ एक बड़ा वोट बैंक है। आइए लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या इशूज़ हैं इस बार, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे और क्या लगता है कि किसकी सरकार सत्ता में बनने वाली है। दादा आपका नाम? आनंद जी। आनंद जी, इस चुनाव में यहाँ पे क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस कर्म महंगाई, बेरोजगारी और विकास के लिए जिस तरह सड़कों का, सीवर का, ये मेन मुद्दे होते हैं जी आजकल। पानी का देखो जी, बात तो आने वाला समय बताएगा क्या माहौल है। यहाँ हमारे जो मंत्री रह लिए सतपाल सांगवान जी, उनका शासनकाल में बहुत ही बढ़िया शहर का विकास हुआ था। उसके बाद में बीजेपी सरकार बनी तो सीवर की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी थी। अब हमारे जो एक डीसी मंजीत कौर जी आई थी, उसने कुछ स्वर का सुधार किया था, उसकी भी यहाँ से बदली हो चुकी है। अब आगे देखो भाई किसकी सरकार बनती है। या मैं तो कई सालों से कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन लोगों का रुझान जो देखते हैं हमारे आसपास में, हमारे जो प्रजापति समाज के यहाँ 300 घर हैं, उनमें ज़्यादातर रुझान बीजेपी का है। तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव है यहाँ लोगों का। मुद्दा तो यही है बेरोजगारी और गरीब परिवार को भला प्रोत्साहन हो जाए और सबका विकास हो, हम तो यही चाहते हैं। और हरियाणा में क्या माहौल है इस समय? माहौल क्या लग रहा है? हरियाणा में कांग्रेस, हाँ दादरी में विकास किया है, सतपाल सांगवान ने विकास किया था, जो भी विकास किया था, काम अच्छा किया है। लेकिन की बात का मुकाबला है कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। कांग्रेस आओगी? कांग्रेस आएगी। हाँ। किसको जिताएंगे आप? कांग्रेस को? भाजपा ने अच्छा काम किया था कि नहीं किया? भाजपा तो कितने ना करा क्या। इनमें विकास सही हो रहा है सरकार में। हाँ, बीजेपी सरकार में सही काम है। काम कैसे खुश है आप सरकार के? काम कोई बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बीजेपी सरकार चाहिए। सरकार ठीक है। तो क्या मुद्दे कुछ हैं भैया? सड़क, पानी, बिजली, महंगाई, क्या मुद्दे? बेरोजगारी या जो सड़क, बिजली, पानी, ये समस्या तो चलती रहनी है। तो अभी जो सरकार आएगी, आप चाहते जो नई सरकार आएगी, कुछ चाहते हैं उससे आपको कुछ फ्री में मिले या बिजली फ्री में ना मिले तो कुछ जिसमें रियायत दिया दी जाए? फ्री की रेवड़ी तो बांटनी हो तो मोदी ने बांट देता। मोदी भी लोकसभा के इलेक्शन से पहले बांट देता भैया। क्योंकि सरकार 8 तारीख को, 5 तारीख को वोट करेंगे, 8 तारीख सरकार बनेगी, अभी समय है। आप क्या चाहते हैं सरकार आपके लिए क्या करे, आप युवाओं के लिए? स्टेट के लिए भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो रुक रही हैं, वही पड़ी हैं। शायद कांग्रेस आने के बाद हो गया। क्या स्कॉलरशिप मिलती है आप लोगों को? स्कॉलरशिप जो स्कीम है या छात्रावास है या नौकरी, जैसे भाजपा सरकार कह रही है कि उसने बहुत लोगों को नौकरियाँ दी है वो भी बिना भ्रष्टाचार के, तो क्या वो नौकरियाँ सच में मिली हैं? हाँ, वो नौकरी सच में मिली। बीजेपी के टाइम में सब जो जितने भी जो छात्र लगे हैं वो अपने उसके साथ लगे हैं, प्रैक्टिस के हिसाब से लगे हैं, अपने हिसाब से, मतलब कोई रुपया कोई कुछ नहीं था। और कांग्रेस में लगा करते रुपया के हिसाब से। हाँ, तो ये बदलाव है दोनों पार्टियों के बीच में? ये बदलाव है। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।